अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज हम क्लिनिकल साइकोलॉजी PSY 401 का लेसन नंबर जो है 6 और 7 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 6 है हाउ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिकेम इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट। चलें उसकी तरफ चलते हैं। During the period of 1850 to 1890, psychologists such as Kraepelin focused on the classification of psychosis. Psychosis हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, एक ट्रीटमेंट का मेथड है, उस पर बेसिकली फोकस होता है. But by the late 1800s, the focus shifted from psychosis to investigating new treatment for न्यूरोटिक पेशेंट्स, यानी जिनका न्यूरॉन्स डिस्टरबेंस की वजह से जो उनके साथ एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो एसोसिएट हो, उसके लिए नए ट्रीटमेंट्स देखना शुरू कर दिए, सच एज सजेशन एंड हिप्नोसिस, यानी हिप्नोटाइज करती है. Specifically, Jean Charcot gained a widespread reputation for his investigation of hysterical patient. Hysterical patient यानी hysteria, और ये hysteria भी नर्वस सिस्टम के ब्रेकडाउन की वजह से होता है. आल्दो ट्रेंड एज अ न्यूरोलॉजिस्ट, यानी वो बेसिकली पीछे से न्यूरोलॉजिस्ट था, लेकिन उसने क्या किया, साइकोलॉजिकल अप्रोच भी यूज की ताकि वो हिस्टेरिया के पेशेंट को डील कर सके. इसी तरह एक दो साइंटिस्ट के कोलैबोरेशन में एक ऐसा स्टूडेंट, वो ऐसा एक पेशेंट था एंड नाउ उसको हिस्टेरिया था. उसके हिस्टेरिया को जब उसका इलाज करने के लिए उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े. उन्होंने बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल ब्रेक थॉट्स किए. फिर उन्होंने देखा कि साइकोथेरेपी उस पे कैसे असर करती है. इसी तरह मतलब उन्होंने उसके ऊपर बकायदा एक्सपीरियंस करके उसका इलाज करके तो उन्होंने एक साइको एनालिसिस डेवलप किया, जो कि मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरेटिकल एंड ट्रीटमेंट डेवलपमेंट थी इन द हिस्ट्री ऑफ साइकेट्री एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी. In 1900, Freud published The Interpretation of Dreams that resulted in mainstream acceptance of the psychoanalysis perspective. तो उसने इस तरह क्या किया कि इंटरप्रेटेट करके ये साइकोएनालिसिस पे काम करना शुरू किया. द साइकोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस, जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, इसी तरह साइकोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस हुई क्लार्क यूनिवर्सिटी में. उसमें जो है कॉन्फ्रेंसिस पे क्या होता है, हर कोई अपना जो वर्क होता है ना उसको प्रेजेंट करता है. तो उसने अपना वर्क प्रेजेंट किया अमेरिकन प्रोफेशनल और जनरल पब्लिक के सामने, जिससे साइको एनालिटिक थ्योरीज जो है उसकी एक्सेप्टेंस जो है यूएस में हुई. बहुत से अगले सालों में जो ये ट्रीटमेंट था साइकोपैथोलॉजी was dominant रहा by the field of psychiatry, largely because of the influence of Freud and the development of psychoanalysis as the primary method for treating psychopathology. His training as a neurologist, क्योंकि वो neurologist था, it would have been natural for Freud to assume that treatment of psychopathology was an extension of the treatment of other disorder of the nervous system, क्योंकि nervous system की वजह से different disorders हो जाते हैं, तो उसके लिए उसमें भी उसका मदद हुई. और उसके लिए वो बहुत ज्यादा ट्रेन फिजिशियन बन गया. सरप्राइजिंगली इट वाज नॉट फ्रूड बट हिज फॉलोअर्स who argued that the practice of psychotherapy should be limited to those with medical training. Consequently, the entry of psychologists into therapy enterprises became quite difficult. यानी उस टाइम में वो यही कहते थे कि जो ऐसे पेशेंट हो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट यानी साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो थेरेपी देते हैं, तो वो कहते थे उनको बस मेडिकल ट्रेंड पर्सन ही चाहिए. लेकिन फिर अगले आने वाले सालों में one of the earliest ways in which psychologists became involved in the treatment of psychological problem was through the child guidance movement in early 1900s. यानी बच्चे को बताना है, बच्चे को के अंदर अगर प्रॉब्लम है. In 1909, William Healy established a child guidance clinic in Chicago to provide services for the children with psychological problems. जैसे हमें आप पता है कि स्पेशल
चिल्ड्रंस के भी स्कूल्स वगैरह होते हैं। तो पहला वो क्लिनिक उसने बनाया था जिसमें ऐसे बच्चों को बुलाया जाता था, उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। और फिर उस ये उसके बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ था कि उनको खेलने वगैरह पे लगा दी, प्ले थेरेपी। आप अगर आप लोगों ने का कभी जाना हो तो आप देखेंगे कि जो स्पेशल चिल्ड्रन के स्कूल्स होते हैं वो उनको खेल खेल में सारा कुछ सिखाते हैं, और समटाइम वो बाकी लोगों से आगे भी निकल जाते हैं। तो उनकी थेरेपी इस तरह से होती है। तो ये उस टाइम पे ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। Group therapy also began to attract attention by the early 1930s. The work of both J.L. Moreno and S.R. Salverson are having an impact. Another precursor thing to come as a technique of passive therapy. पैसिव थेरेपी यूज की जाए, यानी डायरेक्टली थेरेपी ना दी जाए। यानी बच्चों को क्या किया जाए। हाँ, उन्होंने ये किया कि बच्चों को क्लिनिक में, क्योंकि क्लिनिक या हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो इस तरह फील होगा कि हाँ बच्चे को में कोई इशू है, तो इसके बाद वो उनके लिए आउटसाइड उनको बुलाने का रोल स्टार्ट हुआ, जिससे बाद में इस चीज की बुनियाद पड़ी जो आज के मॉडर्न दौर में हमारे यहाँ स्पेशल चिल्ड्रन के स्कूल्स वगैरह होते हैं। World War II Clinical Psychology and the Treatment of Psychopathology। World War I से हम पहले पढ़ चुके हैं। ऐसा कोई सच थिंग नहीं थी कि कोई साइकोलॉजिस्ट आते और ट्रीटमेंट होता, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इतने नहीं थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुए, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सबसे ज्यादा इश्यूज हुए उसको उस टाइम पे शेल शॉक, बैटल फटीग वगैरह इस तरह के नाम देते थे, जिसको अब हम मॉडर्न टाइम में पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कोई ट्रोमा से गुजरने के बाद लोगों के ऊपर उसका क्या असर हुआ, क्या उसको स्ट्रेस हुआ उस बारे में। तो इसकी वजह से ये लोगों को बहुत ज्यादा उस टाइम पे हुआ, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई वो लोग बहुत ज्यादा ट्रोमेटाइज हुए थे। उसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में चले गए। तो उसके इलाज के लिए यहाँ पे फिर टेक्निक्स बनना शुरू हुई उस टाइम के साइकोलॉजिस्ट ने। द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ पीएस post traumatic stress disorder are high levels of anxious arousal, recurrent and persistent intrusive thoughts। यानी बार बार उनको बेचैनी भी हो रही है और एक ही तरह के उनको बार बार ख्यालात आ रहे हैं, उनके जज्बात जो है वो ट्रॉमा में जा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं सब कुछ अवॉइड करने की, लेकिन उनसे वो अवॉइड नहीं हो रहा। तो physician and other involved in providing medical assistance to combat soldiers, यानी वो सोल्जर्स को भी दवाइयाँ दी जा रही थी, और जो दूसरे लोग थे जो विक्टिम्स थे उनके लिए भी। द सोल्जर फॉर होम ट्रीटमेंट वाज डिलेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड इन द हॉस्पिटल removed from the battlefield were more likely to suffer extended and more severe reaction than those who received immediate psychological attention। यानी जो सोल्जर्स थे उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा ये ट्रोमा का असर हो रहा था। द डिलेमा faced by armed services in addressing needs of thousands of psychological casualty was the insufficient number of trained individuals available to provide treatment। यानी उनके लिए बड़ा मसला हो गया था कि वो ट्रीटमेंट इस तरह से नहीं दे पा रहे थे। इस लिए फिर एक जरूरत पेश आई कि कोई साइकोलॉजिस्ट हो जो जरूरत के तहत उनको अटेंशन दे और स्किल प्रैक्टिस करे और उनको ट्रॉमा से बाहर निकाले। द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन साइकोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाकायदा तौर पे मेजोरिटी ऑफ पीपल ने ये कॉलेजेस बन गए, पहले नहीं थे। कॉलेजेस बन गए, ग्रेजुएट डिग्री मिलना शुरू होगी मेल्स को। एज अ रिजल्ट मोस्ट साइकोलॉजिस्ट वर मेन। फिर उसके बाद जो हुआ इमरजेंस आई वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान के फीमेल्स ने भी एडमिशन, उनकी भी साइकोलॉजी की तरफ अटेंशन हुई, उनको भी पढ़ा, उनकी स्टडीज की तरफ फोकस किया गया कि फीमेल साइकोलॉजिस्ट भी हों। इस तरह सॉरी इस तरह फीमेल और मेल दोनों तरह के साइकोलॉजिस्ट जो थे वो बने। और वो जो है अमेरिकन जो साइकेट्रिक एसोसिएशन थी जो वार के टाइम पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रही थी
उन्होंने वुमेन्स की भी बकायदा तौर पर साइकोलॉजिस्ट बनाई। उनकी टीम जो है उन्होंने मिलके बहुत सारा काम किया और लोगों के स्ट्रेस को, जो कि वार की वजह से था, चाहे वो सिविलियंस थे, चाहे आर्मी मेंबर थे, चाहे बच्चे थे, उनको उस चीज से निकालने की तरफ लेके गए। द वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन, the end of the World War II brought rapid and dramatic changes in the field of clinical psychology। क्योंकि जब वर्ल्ड वार खत्म हुई उसके बाद लोगों को बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो डिप्रेशन एंड एंजाइटी में जाना शुरू हो गए। तो इस वजह से क्लिनिकल साइकोलॉजी एक इमर्ज हुआ एज अ प्रोफेशन, और उसमें बकायदा पीएचडी लेवल की डिग्री मिलना शुरू हो गई। अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू साइकोथेरेपी, द रोल ऑफ psychologists in conducting psychotherapy was expanded by more than just a military and VA hospital। यानी उससे बढ़ के आगे आगे बढ़ना शुरू होगी, इन्फ्लुएंस होना शुरू होगी। फिर वो मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ट्रेनिंग लिया, आर्ग्यू किया, क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बने जो कि ट्रेन एनालिटिक्स थे, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते हमारे पास ऐसे साइकोलॉजिस्ट आना शुरू हो गए कि पहले जो था क्या था कि वो जस्ट गवर्नमेंट लेवल पे काम करते थे, और अब हमारे टाइम तक आते आते प्राइवेट सेक्टर में भी ये लोग इलाज कर रहे हैं। और among the first to apply behavioral models to treatment was साइकेट्रिस्ट जोसेफ वॉल्फ। उसने क्या किया था, न्यूरोटिक बिहेवियर की वजह से, यानी न्यूरॉन्स की नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर की वजह से, जो एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं और भी किसी तरह के डिसऑर्डर होते हैं, उनको उससे उनका काम करना शुरू किया। फिर मुख्तलिफ उसने थेरेपीज निकाली जो कि हम बारी बारी डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले द कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच, सीबीटी जिसको हम कहते हैं। सीबीटी इज द मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी। इसमें ये किया जाता है कि जो नेगेटिव थॉट्स होंगी उनको रिप्लेस कर दिया जाता है पॉजिटिव थॉट से। तो वो उस पे काम करना शुरू किया था। ये देखो, द ट्रीटमेंट फोकस इन 1970 वाज ऑन चेंजिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशन बिकम इम्पोर्टेंट एज द गोल ऑफ चेंजिंग ओवर्ट बिहेवियर। तो जब उनके थॉट्स प्रोसीजर चेंज हो तो उससे ऑटोमेटिकली काफी कुछ रिजॉल्व हो जाता है। ये डिफरेंट अप्रोचेस डिफरेंट टाइम में आती रही, इलाज के तरीके, जो डिफरेंट साइंटिस्ट, ये सारी हिस्ट्री चल रही है। ये बताया हुआ कि किस तरह किस में, यहाँ पे सिर्फ नेम्स हैं कि कौन कौन सी अप्रोच, उसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे भी आगे देखें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्वमेंट इन प्रिवेंशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। यहाँ पे भी वही बताया हुआ है कि ये कैसे कैसे इमर्ज हुआ। ये सारा रीडिंग करने वाला है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसमें चीज समझने वाली नहीं। और ये भी कि वो कैसे एज अ प्रोफेशन हुई, वही चीज के जब बाकायदा तौर पे डिग्री इसमें मिलना शुरू की, लोगों को इसकी जरूरत थी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते बढ़ते उन्होंने इसको सॉरी एज अ प्रोफेशन में आ गए। ये भी सारी हिस्ट्री है, आप इसको डायरेक्ट पढ़ लें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्होंने डेट वाइज चीजें बताई हुई हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन द अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी, ये भी कि कैसे कैसे ग्रो होते होते एक सोसाइटी बकायदा तौर पर बनी, ये सारा कुछ वही है। लेसन नंबर 7, मॉडल्स ऑफ ट्रेनिंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी कौन कौन से मॉडल जनरेट किए गए। बैकग्राउंड टू द पीएचडी ट्रेनिंग मॉडल, द बोल्डर कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये चीजों पे फोकस किया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लोग बहुत ज्यादा ट्रॉमाटाइज हो चुके थे, बहुत ज्यादा में डिप्रेशन लेवल आ गया था, जिसकी वजह से बाकायदा तौर पे पीएचडी वगैरह का भी ये कोर्स शुरू हो गया था साइकोलॉजी का। ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो
तो उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो नई से नई जो टेक्निक्स हैं वो निकाले, नई से नई तरीके जो है उसको प्रैक्टिस करें। ये सब कुछ, ये सिर्फ हिस्ट्री है कि ये देखें 50 साल से ज्यादा जो है ना वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने में लगाए। द साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग मॉडल, कि जिन्होंने पीएचडी कर ली थी, पीएचडी में वो यही कर रहे थे ना कि कोई मॉडल बनाए कि किस तरह से वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डेवलप स्किल बोथ एज साइकोलॉजिकल रिसर्चर एंड द प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजी। although the balance of these two types training activities is rarely exactly 50-50 in any single program, लेकिन उन्होंने कोशिश की तो बोल्डर प्रोग्राम बनाया गया। ये प्रोग्राम These programs house mostly in university-based department of psychology that are also committed to educating undergraduates in psychology to the graduate training of students in other areas of psychology. Students complete coursework in basic areas of psychology and also participate in specialized seminars on topic in clinical psychology. उनको जब सिखाया जा रहा था तो मुख्तलिफ सेमिनार पे भी वो जाते थे और वो अपना एक्सप्लेन करते थे। इस तरह आहिस्ता 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 जो है वो सीखते गए। वो अपने उन्होंने उस पर रिसर्च की, अपने थीसिस वगैरह लिखे। तो ये जस्ट एक आपको जनरली भी पता है कि रिसर्च होती है, थीसिस लिखे जाते हैं, तो वही चीजें जो है यहाँ पे। दिस रिसर्च इज यूजली ऑन द टॉपिक रेलेवेंट टू क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये सारा कुछ वही बताया जा रहा है कि फिर आहिस्ता इन्होंने मेजरमेंट, etiology, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, सम फॉर्म ऑफ साइकोलॉजी और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सब का एडिशन होता गया वक्त के साथ साथ। वो उन्होंने इंटर्नशिप्स भी की और किसी सुपरवाइजन में, किसी लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट की सुपरविजन में बैठ के लोगों ने अपना वर्क भी किया ताकि वो सीख सके। तो इस तरह वो ट्रेनिंग लेते रहे। तो उसके बाद एक ऐसे लोगों का साइकोलॉजिस्ट आए जो जिनको प्रॉपर, जिन्होंने पढ़ा भी था और रिसर्च भी की और अपने जो सीनियर थे, लाइसेंस लोग थे, उनके साथ मिल के बैठ के लोगों का ट्रीटमेंट भी किया ताकि वो सीख सके कि वो लोग कैसे इलाज करते हैं। तो ये सारा कुछ वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये बैकग्राउंड भी लिखा हुआ है टू साइकोलॉजी की डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री जो इसमें मिलना शुरू थी कि क्यों इस पे लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि उससे पहले पीएचडी लेवल तक नहीं था। तो ये सब कुछ जो है हिस्ट्री है, इसमें ऐसा कुछ पढ़ने वाला नहीं है, आप इसको देख के पढ़ लो। तो अब ये जो मॉडल है उसके ऊपर हम बात करते हैं। द rationale behind practitioner oriented model of training is twofold. First, there is a large body of knowledge and skill that a student needs to learn to become a competent clinician, and competence in the skill needed for the clinical practice require more than that can be devoted to them in a program that emphasizes both research and practice। यानी उसका क्या मकसद था कि एक तो ये है कि वो नॉलेज सीखे, पढ़ के प्रैक्टिस करे, इस काबिल बने कि वो एक बेहतरीन कॉम्पिटेंट जो है वो साइकोलॉजिस्ट बने। फिर ये है कि वो किसी क्लिनिकल प्रैक्टिस करके भी उनको साबित करें कि वो बहुत अच्छा काम करें। Second, because most clinical psychologists do not go on the conduct research, they need relatively less training research. Proponents of this model contend that it is no longer possible to acquire the necessary foundation of both clinical and research skill in the span of 4 to 5 years of doctoral training। यानी उन्होंने कहा कि ये जो है बहुत थोड़ा टाइम है, इससे जो है ज्यादा टाइम जो है उसके अंदर और भी इसको रिसर्च करनी चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। आपको पता होगा कि जो जितने मर्जी डॉक्टर्स होते हैं, चाहे ये हम साइकेट्रिस्ट की बात करें या साइकोलॉजिस्ट की बात करें, वो नई से नई चीजें सीखते ही रहते हैं, चाहे वो पीएचडी वगैरह भी कर चुके हों। जब कोई नई चीज आती है, कोई नई थेरेपी आती है, तो उनको वो चीजें सीखनी पड़ती है। तो वही आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ वो करियर के साथ साथ और चीजें भी सीखते रहते हैं।
प्रोफेशनल स्कूल बन गए आहिस्ता आहिस्ता। ये वही बस एक हिस्ट्री चल रही है। फिर इवैल्यूएशन ऑफ फ्री स्टैंडिंग स्कूल, ये सब कुछ देख ले। ये ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं। द कॉल फॉर एक्शन फॉर क्लिनिकल साइकिट्रिस्ट, यानी उन्होंने इस 1991 में इस तरह की चीजों के लोग जो है वो ट्रीटमेंट की तरफ आए, एक्सेप्टेंस की तरफ आए कि वो जाएं क्लिनिकल साइकोलॉजी से ट्रीटमेंट लें। वरना पहले आपको पता है हम पीछे ही इसी में पढ़ चुके हैं, वो ये कहते थे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को नहीं माना जा रहा था। वो कहते थे कि ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह का इशू है, ये मेडिकल स्पेशलिस्ट जो कि नर्वस सिस्टम का स्पेशलिस्ट है वो ही करे। तो ये कार्ड फॉर एक्सेप्टेंस 1991 में हुई। तो ये सारी चीजें जो है, फिर ये देखें आउटकम फॉर मैनिफेस्टो फॉर अ साइंस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये प्राइमरी गोल्स क्या थे, ये सब पढ़ लें। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे आगे हमारे चैप्टर्स आएंगे जिनमें हम डिटेल में चीजें पढ़ेंगे, और जो पढ़ने और समझने वाली है। ये जैसे कि हिस्ट्री चल रही है कि कैसे कैसे ये चीजें आई, तो इसमें आप पढ़ लें। अच्छा आप ये देखें, इन मैनी वेज द चेंजेस इन ग्रेजुएट ट्रेनिंग ओवर द पास्ट 30 years have mirrored the marketplace for clinical psychologists। यानी 1960 से पहले पहले सिर्फ पढ़ाया बेसिक जाता था गवर्नमेंट सेक्टर में, लोग जॉब्स करते थे। उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट हुई। जैसे कि आपको पता है आज के दौर में प्राइवेट भी साइकोलॉजिस्ट करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं। तो प्राइवेट प्रैक्टिस तब शुरू हुई 1960s के बाद। ये सारा कुछ वही चीजें जो है रिपीट हो रही है यहाँ तक। ये भी हमारे दो जो चैप्टर हैं ये खत्म होते हैं। इनमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई चीज इसमें से ना समझ में आए तो आप मेरे से बेशक पूछ लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। आप दे मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।